अब हम लोग चलते हैं कि जो भौतिक राशि की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इस भौतिक राशि को डिवाइड कैसे किया, क्या संसार में एक ही राशि है या बहुत सारी प्रकार की राशि हैं। तो फिजिक्स के अंतर्गत मूल रूप से जब बहुत अध्ययन करने के बाद यह पता चला कि जो भौतिक है, भौतिक राशियां हैं, ऐसे तो अनंत हैं, अनंत राशियां, भौतिक राशियां विद्यमान हैं। लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, द्रव्यमान और आपका बल, त्वरण, क्षेत्रफल, अरे अनंत राशियां हैं, ठीक है। लेकिन अनंत राशियों को सबके लिए अगर भौतिक नियम बनाया जाएगा, मात्रक बनाया जाएगा, तो भौतिकी को समझना बहुत टफ हो जाएगा, है ना। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि इन राशियों में आपस में क्या संबंध है। जब इस बात को दिमाग में रख करके इनका अध्ययन स्टार्ट हुआ तो हमें पता चला कि संसार में दो प्रकार की राशियां विद्यमान हैं। पहली राशि तो ये पहली राशि ये जो डेवलप होने के लिए किसी और पे निर्भर ही नहीं करती है, अकेली अपने आप में वो राशि है और वो पूर्ण रूप से व्यक्त है, परिभाषित भी है। तो ऐसी राशियों को हमने मूल राशि कहा और इनके मात्रकों को हमने मूल मात्रक कहा, ठीक है। तो वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमें किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, मूल राशियां बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं और इनके मात्रकों को हम बेस यूनिट या मूल मात्रक कहते हैं। तो एक प्रकार की ये हो गई। और दूसरी वे राशियां जो मूल राशियों की मदद से बनाई जाती हैं, मिलकर के बनी होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं और उनके मात्रकों को हम डेराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो संसार में दो प्रकार की राशियां हैं, एक मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि, ठीक है। दोनों की आप लोग डिफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। मूल राशियां वे राशियां होती है जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है और इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ये 7 प्रकार की मानी गई हैं, ठीक है। नंबर 1 द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, 7 होती हैं, ठीक है। और इनके मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक हम किलोग्राम यूज करते हैं, ठीक है। लंबाई का मात्रक हम मीटर यूज करते हैं, समय का मात्रक हम सेकंड यूज करते हैं, पदार्थ की मात्रा के लिए हम मोल यूज करते हैं, विद्युत धारा के लिए हम एम्पियर का यूज करते हैं, ठीक है। प्रकाश की मात्रा के लिए हम ज्योति तीव्रता कैंडिला यूज करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इन मात्रकों का, इन राशियों का ये मात्रक होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि ये हमने मात्रक बनाए, लेकिन दुनिया में बहुत सारी फिजिक्स को समझने के लिए बहुत सारी पद्धतियां विचलित हो गई। उस समय अलग अलग कंट्रीज ने अपना अपने देश में भाई विकास सब तरफ हो रहा था, इंडिया में अलग हो रहा था, अमेरिका में अलग हो रहा था, जापान में अलग हो रहा था, चाइना में अलग हो रहा था और आपके जो है फ्रांस में अलग हो रहा था, है ना। तो सारे देश अपना अपने यहाँ साइंस का विकास में लगे हुए थे, वो डेवलप कर रहे थे, ऐसे वो भी सब नियम बना रहे थे भौतिकी के। तो इस कारण विभिन्न विभिन्न देशों में अलग अलग प्रकार की जो है फिजिक्स के अवधारणाएं, नियम डेवलप हो गए, पद्धतियाँ डेवलप हो गई, है ना। तो जब एक बड़े लेवल पे चर्चा की गई, देखा गया, तो उस समय की जो प्रचलित कुछ पद्धतियाँ थी वो इस प्रकार से थी। मात्रकों की जो पद्धतियाँ विचलित थी उनमें जो प्रमुख थी, एक CGS पद्धति उस समय निकल के सामने आई, जिसको हम CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड बोलते हैं, ठीक है, या इंग्लिश में फ्रेंच सिस्टम भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या हुआ कि मात्रक को सेंटीमीटर में, जो लंबाई होती है, लंबाई को नापने के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग किया गया, द्रव्यमान को नापने के लिए ग्राम का,
और समय को नापने के लिए सेंटीमीटर का सेकंड का इस्तेमाल किया गया। तो इस सिस्टम को CGS सिस्टम को हम फ्रेंच सिस्टम के नाम से जानते हैं, ये फ्रेंच पद्धति कहलाई। ठीक है, उसी टाइम एक और पद्धति हमारे सामने है जिसको हम MKS पद्धति कहते हैं। ठीक है, जिसको मेट्रिक सिस्टम भी बोला जाता है। इसमें दूरी को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं और समय को सेकंड में नापते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और पद्धति सामने आई जिसको हम ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं, FPS फुट पाउंड सेकेंड, FPS। अगर हम दूरी को फुट में नापें, द्रव्यमान को पाउंड में नापें और समय को सेकेंड में नापें, तो ये हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, ये ब्रिटिश सिस्टम कहलाता है। ये भी उस समय बहुत प्रचलित था। लेकिन इन सब सिस्टम्स में सबके अपने अपने पद्धतियाँ होने की वजह से साइंस को स्टडी करने में एक वर्ल्ड वाइड लेवल पे बहुत समस्या आ रही थी। तो जिसको ध्यान में रखते हुए साइंटिस्टों ने क्या किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का डेवलपमेंट किया और वहाँ पे सारे देशों के साइंटिस्टों को बुलाया गया और बोला गया देखिए ऐसे जो है दुनिया का विकास बहुत बाधित होगा, स्पीड भी कम हो जाएगी विकास की, तो क्यों ना हम लोग मिल करके एक ऐसी पद्धति का विकास करें जो पूरे वर्ष पूरे दुनिया में छा जाए और उसी को सब लोग माने। तो इस पर सभी देश एग्री हो गए, सारे साइंटिस्ट इकट्ठा हुए और उन्होंने एक मॉडर्न जो सिस्टम डेवलप किया, पद्धति जो प्रचलित की, वो SI शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, SI सिस्टम्स ऑफ इंटरनेशनल ऑफ D यूनिट्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल SI अंतरराष्ट्रीय पद्धति, माप तौल की मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, SI यूनिट कहते हैं। ये पद्धति सबसे पहले सन 1971 के माप तौल के महासम्मेलन के पश्चात प्रकाश में आई। ठीक है, तो SI सिस्टम के अनुसार क्या था, इन्होंने ये कहा कि किसी भी भौतिक राशि को 10 की घात के पदों में व्यक्त किया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, 10 की घात पर आधारित थी, क्योंकि वैज्ञानिक गणनाएं करते समय 10 की घात का प्रयोग करके हम लोग बहुत आसानी से 10 की घात में समावेश करके हम बहुत आसानी से बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को या बहुत छोटी कैलकुलेशन को बहुत इजीली कर सकते हैं और ये बहुत एक्यूरेट होंगी। तो इस पर सभी लोग सहमत हो गए। ठीक है, इस पद्धति के अंतर्गत इसमें 7 राशियों को मूल राशि का दर्जा दिया गया। वो 7 राशि वही जो अभी हमने बताई थी, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला एवं मोल, ये मात्रकों को सम्मिलित किया गया। इनकी राशियाँ जो आप पहले जान चुके हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त इसमें 2 और भौतिक राशि सम्मिलित की गई और उनके मात्रक बनाए गए। इसमें एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल भी शामिल किया गया। प्लेन एंगल का मतलब समतल कोण होता है, जिसको आप लोग बहुत अच्छे से कोण जिसको बोलते हैं। ठीक है, समतल कोण पढ़ा होगा, है ना। इसके लिए रेडियन का यूज किया गया, कोण का मात्रक रेडियन। और जो घन कोण होता है जिसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं, उसके मापन के लिए हमने स्टेरेडियन यूनिट बनाई और ये दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंतर्गत पढ़ी जाती है। तो टोटल 9 यूनिट SI सिस्टम के अंतर्गत मानी गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने मापन और मात्रकों का विकास करके अपनी साइंस को समझने के लिए, अपने विज्ञान के नियमों को समझने के लिए, आसान करने के लिए हम लोगों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से नियम, पद्धति और मात्रक का निर्माण हम लोगों ने किया। ठीक है, अब अगर हम इसके आगे बढ़ें तो साइंस को जब पढ़ते हैं तो साइंस नाम ही है कि एग्जैक्ट वैल्यू का, है ना, एक ऐसे आंसर का, एक ऐसी बात का जो बिल्कुल सत्य उतरे और जो हमेशा यूनिवर्सली सत्य होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्षेत्र में 2 टर्म्स यूज हुए। जनरली हम लोग उन टर्म्स का अगर कॉमन लाइफ में बात करें तो अर्थ सेम ही निकालते हैं, बट साइंस में उसका बहुत महत्व है और 2 अलग अलग वो शब्द कंसीडर किए जाते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। ठीक है, एक्यूरेसी और प्रिसीशन रियल लाइफ में देखा जाए तो बहुत कॉमन वर्ड है और दोनों का सेंस एक ही लिया जाता है, बट इन फिजिकल वर्ड, इन साइंस, इट हैज़ डिफरेंट मीनिंग। अगर साइंस के अंतर्गत देखा जाए तो इन दोनों शब्दों का अपना अलग अलग मतलब होता है।
ठीक है। अब एक्यूरेसी और शुद्धता, परिशुद्धता की अगर हम बात करें, यथार्थता और परिशुद्धता की, तो उसको हम एक एग्जाम्पल से बड़ी अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए हम उस एग्जाम्पल से इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन, ठीक है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन, ओके। हिंदी में इसको कहते हैं, एक्यूरेसी मतलब यथार्थता, ठीक है, और यथार्थता और परिशुद्धता। यथार्थता और परिशुद्धता, ठीक है। चलिए इस बात को समझने के लिए हम एक डायग्राम का यूज़ करने वाले, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारा टारगेट है, ठीक, यहाँ पे हमें हिट करना है, ठीक है। जैसे आपने टीवी में हम देखा होगा ना, जो गन से टारगेट किया जाता है या एरो यूज़ करके, है ना, धनुष बाण लगा करके हम लोग जो टारगेट पे हिट करते हैं, कुछ इस प्रकार का सर्किल दिखाया जाता है ना, ये टारगेट होता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, 6 गोलियाँ मारते हैं हम लोग, ठीक है। तो 6 गोलियाँ हमने मारी, ठीक है। वो कुछ इस प्रकार पड़ी, एक गोली यहाँ पड़ी, एक दूसरी गोली यहाँ पड़ी, तीसरी गोली यहाँ पड़ी, चौथी गोली यहाँ पड़ी, पांचवी गोली यहाँ पड़ी, छठी गोली यहाँ पड़ी। तो एक जो गन चलाने वाला था, जो गोली चला रहा था, वो उसने गोलियाँ चलाई, ठीक है। तो उसमें हुआ क्या कि सारी गोलियाँ इधर उधर पड़ी जा करके। तो इसमें देखा जाए कि जो टारगेट है, ये हमारा टारगेट था, ठीक है। टारगेट से सारी गोलियाँ क्या बहुत दूर हैं। तो जो हमारा टारगेट होता है, अगर उस टारगेट से हम बहुत विचलित हैं, तो मतलब हमारे अंदर कोई एक्यूरेसी नहीं है, लेस एक्यूरेसी, लेस एक्यूरेसी, ठीक। अगर हम प्रिसीशन की बात करें, तो प्रिसीशन होता है कि जो आप मार रहे हैं, आप वो कितना आपस में जुड़े हुए हैं। तो देखिए एक यहाँ, एक यहाँ, एक वहाँ, सब दूर दूर है। तो अगर हम प्रिसीशन की बात करें, तो लेस प्रिसीशन भी है। प्रिसीशन भी क्या है, लेस है, ठीक है। तो प्रिसीशन भी लेस हुआ। सेम इसी टाइप से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हमारा ये रहा टारगेट, ठीक, कुछ इस प्रकार का, ठीक। अब हमने फिर से गोलियां चलाई, ठीक है। अब जो हमने गोलियां चलाई, एक गोली यहाँ पे पड़ी, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, पांचवी यहाँ, छठी यहाँ। तो जब हमने गोली हिट की बी वाले डायग्राम में, तो टारगेट से गोली तो सारी दूर है, मतलब लेस एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है, लेस है, ठीक है। लेकिन अगर यथार्थ परिशुद्धता की बात की जाए, है ना, प्रिसीशन की बात की, तो सारी गोलियां आपस में एक ही जगह पे जाके टकराई हैं, है ना। तो इसमें अगर हम प्रिसीशन की बात करें, तो हाई एक्यूरेसी, हाई प्रिसीशन, है ना। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा ये बात क्या कहा जा रहा है। तो एक्यूरेसी तो नहीं है, लेस है, लेकिन प्रिसीशन क्या है, हाई है, कि सारी गोलियां आपस में एक दूसरे के पास पास पड़ी हुई हैं। दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए हमारा टारगेट ये है, ठीक है। ये टारगेट है ऐसे, ठीक। फिर हमने गोलियां चलाई, 6 गोलियां चलाई, ठीक है। 6 गोलियां जो हमने चलाई, वो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, गोलियां टारगेट के तो बहुत पास आ गई, सारी गोलियां क्या है, टारगेट के बहुत पास आ गई हैं, ठीक है। तो अगर हम एक्यूरेसी की बात करें, हाई एक्यूरेसी है, यहाँ पे टारगेट के सभी पास आ गए हैं, बट आपस में सब दूर दूर है। आपस में क्या है, सब दूर दूर है। तो लेस क्या चीज़ है, प्रिसीशन है। प्रिसीशन बहुत लेस है, ठीक है। तो
आई होप सभी को एक्यूरेसी और प्रिसिशन में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं एक और कंडीशन की, ठीक है, एक और डायग्राम बना लेते हैं हम। ये हमारा टारगेट है, ठीक है, अब हमने दोबारा से जब गोलियां चलाई, ठीक है, तो हमारी सारी की सारी गोलियां टारगेट के पास आ गई। है ना, तो इसमें अगर देखा जाए तो हाई प्रिसीशन है ना, और हाई एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी भी हाई है और प्रिसीशन भी हाई है, क्योंकि सारी गोलियां भी टारगेट पे हिट हुई हैं और सारी गोलियां आपस में बिल्कुल एक ही पॉइंट पे जा रही हैं, एक ही जगह पे सटी हुई हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है एक्यूरेसी और प्रिसीशन के अंतर्गत। आई होप सभी को ये बात भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि प्रिसीशन और एक्यूरेसी में क्या अंतर होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम थोड़ी सी और आगे चर्चा करें इसी के अंतर्गत, तो एक छोटा सा पॉइंट और होता है कि ये फिजिक्स के अंतर्गत जब हम डेटा लिखते हैं, हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो बहुत सारे हमें फिगर्स प्राप्त होते हैं नंबर के। तो उन फिगर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अंकों का यूज़ करते हैं। तो वो जो गिवन डेटा है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है, वो हमारे लिए कितनी सार्थक है, वो टेंडेंसी, उसकी सार्थकता कितनी है, इस प्रमाण को जानने के लिए हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं सार्थक अंक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट फिगर। क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक मापी गई राशि जो होती है उसका जो अल्पतम मान है, ठीक है, वो मात्रक जो जिसे आप नाप रहे हैं उसके अल्पतम मान पर निर्भर करता है। ठीक है, तो सार्थक अंक भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। सार्थक अंक ये बताता है कि कोई जो डेटा नापा गया उसमें जो विचलन की टेंडेंसी है वो कितनी है ना, तो उस बात को हम लोग सार्थक अंक के अंतर्गत जान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। किसी मापी गई राशि में सार्थक अंकों की संख्या मापक यंत्र की जो अल्प मार्क होता है, जो लाइनें खींची होती है, जो सबसे छोटा मार्क होता है, उस पर निर्भर करती है। दूसरी बात, दशमलव बिंदु की स्थिति का जो सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दशमलव आगे करो पीछे करो, उसके अंदर जो डिजिट आए हैं वो केवल काउंट होते हैं सार्थक अंक में। उसमें सार्थक अंक वो सारे काउंट किए जाते हैं, उसमें पॉइंट कहाँ पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगली बात, किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होती है वो उतनी अधिक जो है यथार्थ मानी जाती है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने लिख दिया कि एक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं, एक्यूरेसी वाली सार्थक अंक की सिग्निफिकेंट बिट की। ठीक है, जैसे हमने लिखा 3.5 × 10⁻³ kg, फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसे लिख दिया। एक डेटा हमने ऐसे लिखा 3.50 × 10⁻³ kg। एक हमने ऐसे लिख दिया 3.2 लिख देते हैं। एक हमने ऐसे लिख दिया 3.520 × 10⁻³ kg। ठीक, तो देखने में तो ऐसा लग रहा सब सेम है, लेकिन इसमें 2 अंक हैं, इसमें 3 अंक हैं और इसमें 4 अंक हैं, तो ये ज़्यादा सार्थक माना जाएगा, ये ज़्यादा दूर तक वैल्यू दे रहा है। तो इसकी जो सिग्निफिकेंट बिट है 4 है, इसलिए इसकी सार्थकता ज़्यादा है। इसमें 3 है, उससे ये कम है, और ये इसमें बहुत ज़्यादा डाउट है। ठीक है, तो सार्थकता जो होती है, सार्थक अंक से हमको नंबर की एक्यूरेट वैल्यू, सार्थकता पता चलती है कि किस हद तक ये अच्छा है और इस पर भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, आई होप ये सभी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज की क्लास अभी यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है, और जहाँ तक हो सके अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप के ज़रिए ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो हमारे भाई बहन जो नहीं पढ़ पा रहे हैं किन्हीं कारणवश, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और वो भी घर बैठे अपनी साइंस को स्टडी करें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। ठीक है,
मैंने एक काम किया है, अब आपकी बारी है, आप भी करिए, लोगों तक एजुकेट करिए। ये एक बहुत बड़ा सदका है, अच्छा पुण्य का काम है, ठीक है। लोगों तक इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। बस आपके एक क्लिक से हो सकता है किसी के लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। थैंक यू।